हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और तो चलिए जो है आज की इस क्लास के अंदर जो है हम लोग कक्षा 10 भूगोल बिहार बोर्ड का पहला पाठ जो है पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो है जो चैप्टर का जो नाम है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आज इसी को जो है हम लोग पूरे इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि ताकि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत के बारे में और यहाँ पे जो संसाधन है और उस संसाधन का हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उन्हीं को जो है इस पाठ के अंदर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं संसाधन का महत्व क्या है। अगर कोई संसाधन है तो उसका जो है महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसके बारे में जो है अभी हमें पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहता है, आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो हमारा जो जीवन है उस जीवन के अंदर जो है हम लोग हर प्रकार की वस्तु का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। यानी जितनी भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। अब संसाधन जो है दो तरीके से हो सकता है, एक भौतिक और जैविक। यानी संसाधन जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक और जैविक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक साइड की बात करते हैं तो जैसे भूमि हो गई, मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, और भी अलग प्रकार के जो भौतिक पदार्थ होते हैं वो हमारी आकांक्षाओं के, कहने का मतलब ये है कि हम जैसा चाहते हैं उसको ऐसा उपयोग करते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो संसाधन हैं, चाहे वो भौतिक तौर पे मौजूद हो चाहे जैविक तौर पे मौजूद हो, तो हम जो इंसान हैं, हम जो मानव हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो काफ़ी सुखमय बीते। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे संसाधन का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उपरोक्त भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो संसाधन जो है दो प्रकार का होता है, भौतिक और जैविक। अब इन दोनों को जो है अगर हमें अपने लिए इसको यूज करना है तो उसके लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तकनीक के सहारे जो है ना उपयोग, जैसे कोई भी मान लीजिए कि आयरन, लोहा लोहा जो है, लोहा क्या होता है कि पहले वो खनिज पदार्थ के तौर पे जो है हमें मिलता है। ठीक है। लेकिन उसको जो है हम लोग तकनीक के सहारे उसको लोहा में तब्दील करते हैं, तब तो जाके उसका हम यूज कर पाते हैं। या फिर कोई भी प्रकार का जो चीजें होती है वो हमें मतलब अगर हम बात करें तो वो रॉ मटेरियल के तौर पर मिलता है। ठीक है। और उसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, तकनीक के सहारे बदल के और उसको अपने मतलब यूज करने लायक, उपयोग करने लायक बनाते हैं। ठीक है। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो अनादिकाल से, कहने का मतलब ये है कि बहुत समय पहले से ही अगर हम देखें तो वनस्पति या फिर वन्य जीवन उपलब्ध था। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जलाशय के बारे में, सागर के बारे में, तो सारी चीजें पहले से ही मौजूद थी। ठीक है। और जो अभी हम लोग पेट्रोलियम यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं अपने वाहन में, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रकार का क्या है, हमारे लिए संसाधन नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग यूज करते हैं एक जगह से। मान लीजिए कोई वाहन है, वाहन में अगर हमें पेट्रोल डालना होगा, पेट्रोल डाल के ही तो उसको हम इंजन को चालू कर सकते हैं, मशीन को चालू कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बहुत साल पहले से ही जो है ना पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। लेकिन उस समय जो है हमारे मतलब आदि मानव के समय में जो है तकनीक का अभाव था। ठीक है। और तकनीक का अभाव होने से क्या था कि वो चीजें वहीं की पड़ी थी और उसको जो हम यूज नहीं कर पा रहे थे, उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम मानव जो है ना काफी एक प्रकार से अपने आप को हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़े मतलब हमारे यहाँ क्या है कि जैसे कोई भी इंसान जो है ना वो सोचता है कि इसको हम लोग कितना और इसमें
इसके अंदर तकनीक को डेवलप करें, कितना और इसको बढ़ाएँ तो क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो है हमारे अंदर एक इच्छा जगी कि जितने भी जो आदि मानव लोग थे धीरे-धीरे पहले उन्होंने आग का खोज किया, फिर उन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। इस तरीके से जो है ज्ञान में वृद्धि हुई और ज्ञान में वृद्धि होने की वजह से जो है आज के समय हम देखेंगे कि हमारा तकनीक जो है बहुत आगे चला गया है। ठीक है? अब इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का ज्ञानप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पर्यावरण में खनिज पदार्थ उपलब्ध थे, उसको तकनीक के माध्यम से सही चीज़ बनाकर उसको हम लोग उपयोग करते थे और अपने जीवन को सुखमय बनाने में हम लोग लग गए हैं। ठीक है? जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। अतः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब मानव पर्यावरण के जो अंदर जो भी खनिज पदार्थ मौजूद है और उसको जो है हम लोग अपने उपयोग के लिए बनाते हैं या फिर उपयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है वहाँ पे एक सभ्यता विकसित होती है और एक तरीके से हम बात करें तो जब सभ्यता विकसित होती है तो सांस्कृतिक संसाधन भी वहाँ पे विकसित होते हैं। ठीक है? वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो संसाधन का जो है अर्थ अगर हम इसको खोजें तो कहीं छोटा नहीं, बहुत इसको अगर डीप में सर्च करें तो बहुत ज़्यादा आपको बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे जिनका नाम था जिमरमैन, उनका ये कहता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी संसाधन जो है मतलब होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। क्योंकि हम मानव जो है अपने उपयोग के हिसाब से किसी भी चीज़ को बना लेते हैं। और सही मायनों में कहा जाए कि इंसान जो है अगर चाह दे तो ये चीज़ें वो बन ही जाती है, लगभग बन जाती है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान परिवेश मतलब आज का जो समय है, अगर कोई सेवा दे रहा है तो भी क्या एक प्रकार का संसाधन है। जैसे कहने का मतलब है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाना भी क्या है एक प्रकार का संसाधन ही, मतलब आप इसके माध्यम से ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं और जब ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं तो कहीं न कहीं क्या है एक प्रकार से वो आपके लिए संसाधन है, आपके जीवन में जो है उससे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और ज्ञान अर्जित करने के बाद जो है आप एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे और उसमें जो है अच्छा मार्क्स लेके आ पाएँगे। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई गायक या कवि या चित्रकार अपनी क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा एक क्रियाकलाप भी संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई गायक को ले लीजिए या फिर कोई चित्रकार को ले लीजिए, तो अपने क्रियाकलाप से क्या करता है, लोगों को खुश करता है, लोगों को मतलब उनकी जीवन को जो है आनंदमय बनाता है। देखते हैं कि जब जैसे आप लोग कोई भी बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक़्त गाने सुनते हैं या फिर जो है कोई काम करते तो उस वक़्त भी गाने सुनते हैं। तो कहीं न कहीं जो है वो एक प्रकार का संसाधन है और संसाधन को ही तो वो यूज़ कर पा रहे हैं ना। तो इसके लिए जो है हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है एक प्रकार का संसाधन ही है। ठीक है? देखिए अभी जो है हमने ये कहा कि जैसे कोई कवि है या चित्रकार है, तो वो भी अगर आपको अगर एंटरटेनमेंट करता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं क्या है कि वो भी आपका संसाधन ही कहलाएँगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं, कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है, ठीक है? यानी कोई भी जो कवि है अगर कविता रचता है या फिर चित्रकार जो है चित्रकारी करता है, ठीक है? या फिर जो गायक जो गायकी करता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है, ठीक है? अब तो ये है कि अगर हम बात करें तो सच तो ये है कि मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हम मानव हैं, मानव भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। और संसाधन क्यों है? इसके पीछे अगर हम बात करें तो इसके पीछे अगर तर्क ये है क्योंकि कोई भी अगर खनिज पदार्थ है, तो उस खनिज पदार्थ को जो है जब हमने ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान अर्जित करने के बाद जो है उस खनिज पदार्थ को हमने उसको इस प्रकार से जो है तकनीक के माध्यम से अपने उपयोग लायक बनाया ताकि उसको जो है हम उपयोग कर सकें और अपने जीवन को जो है सुखमय बना पाएँ। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो मानव भी क्या हो गया एक प्रकार का संसाधन ही, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है और सही बात है, संसाधन जिस देश के पास जितना ज़्यादा संसाधन होगा वो देश उतना ही धनी और अमीर और वो वहाँ के लोग जो है सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि संसाधन विपत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं कि जिस देश के पास ज़्यादा संसाधन है वही विकसित हो पाएगा या फिर
ऐसा वो आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं जापान के बारे में, तो जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन अत्यंत विचित्र है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि ये देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम जापान के बारे में बात करते हैं, तो जापान एक ऐसा देश है कि जहाँ पे जो संसाधन है वो बहुत ही मतलब कम मात्रा में है, लेकिन जितना है उतने के माध्यम से ही जो है वो तकनीक के माध्यम से और अपने मानव संसाधन के बल पे जो है वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो एक विकसित देश की श्रेणी में खड़े हैं। ठीक है। अतः किसी भी देश के विकास में भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें तो किसी भी देश को अगर विकसित होना है तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ का जो मानव संसाधन है वो भी सही तरीके से उनके पास ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है वो देश विकसित श्रेणी में आ सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रित स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, तकनीक और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण को पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इससे चित्र संख्या 1.1 से समझा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण है, ठीक है, और इस पर्यावरण से जो है ये यहाँ मानव है और यहाँ पे तकनीक है और ये क्या है, संस्था है। कहने का मतलब ये है पर्यावरण में खनिज पदार्थ आपके पास मौजूद है, उस खनिज पदार्थ को मानव ने किया तकनीक के माध्यम से बनाया, और उसको बनाने के बाद जो है सर्विस, यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो आपको सेवा देती हैं, तो वो जो है उनके माध्यम से आप यहाँ पे एक दूसरे को जो है रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे को जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इनके बीच का संबंध है। ठीक है। ये सभी का संबंध एक दूसरे से क्यों है, क्योंकि पर्यावरण जो है पर्यावरण में जो भी खनिज पदार्थ है वो मानव के बिना संभव नहीं है कि मानव के पास ज्ञान है और ज्ञान से जो है तकनीक है और तकनीक से जो है संस्थाएं हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो चारों चीज हैं वो एक दूसरे के जोड़ हैं और कहीं ना कहीं जो है इनका आपस में जुड़ाव है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि संसाधनों का जो वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं कि संसाधन को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो पहला तो जो है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में बात करें तो बायोटिक और अबायोटिक, ऐसे जैव और अजैव। ठीक है। अब इसको जो है दूसरे की बात करते हैं तो उपयोगिता के आधार पे नवीकरण और अनवीकरण। कहने का मतलब है रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। ठीक है। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तित्व, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। यहाँ पे क्या है, संसाधन को जो है आपको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। पहला तो क्या हो गया, जय और अजय। ठीक है। फिर सेकंड हो गया नवीकरण और अनवीकरण। तीसरा है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है संसाधन का वर्गीकरण के बारे में जो है हमने अभी पढ़ा। और जो अगला पार्ट है वीडियो का, मैंने वीडियो जो है आपके लिए छोटा छोटा बनाएंगे ताकि कोई भी जो चीज़ है आप आसानी से उसको समझ सके, और समझने के बाद जो है जितने भी इस पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन, चूंकि बिहार बोर्ड में जो है आपके एमसीक्यू संख्या अच्छा खासा रहता है, तो उसके हिसाब से आप पहले जितना भी देखिए, एसएसटी पढ़ने का तरीका यही है कि आप कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसको जो है आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक पेज पढ़े, दो पेज पढ़े, तो उसके अंदर क्या करना है, उसका लाइन टू लाइन आपको अंडरलाइन कर लेना। और अंडरलाइन करने के बाद क्या वहाँ पे क्वेश्चन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, वहाँ से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो उसको आप वहाँ से क्वेश्चन बनाइए। जैसे अगर इसमें ही बात करें तो इसमें भी जो है अगर आप पहले पेज से देखेंगे तो पहले पेज पे जो है इसमें संसाधन जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो भौतिक और जैविक बता सकते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें जैसे जिमरमैन ने क्या कहा था, तो जैसे संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस प्रकार से है। ठीक है। फिर अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, सेकंड पेज पे जाएंगे, तो सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ भी आप इसमें 4-5 एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है। तो करना क्या है कि आपको जो है यहाँ से साथ में पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ जो है आप वहाँ पे अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाते जाइए ताकि आपको आसानी रहेगा। और फिर जो है हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।